Dear students, very good morning to all. Welcome you all to BA Part First English Literature class. Today we are going to discuss John Donne and his poem That We Not Proud. John Donne. He was born in 1572 in London. He is known for his metaphysical poetry. He combines the intellectual and the emotional. Now I will tell you what is metaphysical school of poetry. As the title indicates, meta means beyond. Physical means physical nature, physical world. So, metaphysical school of poetry is that which is talking about beyond the physical world, the physical nature. This term was first used by Dryden in connection with Donne's poetry when he wrote Donne affects the metaphysics. And Dr. Johnson confirmed the judgment of Dryden. There are certain characteristics of metaphysical school of poetry which are abrupt beginning. When you will read John Donne's poem, you will find that the poem is started all of a sudden. And the colloquialism is there. Colloquialism, the language of conversation. मतलब ये पोएम अचानक से स्टार्ट हो जाती है, जैसे दो लोगों के बीच में बात अचानक से स्टार्ट हो जाती है ना, तो दिस काइंड ऑफ थिंग इज देयर. ऐसा लगता है कि पोइट किसी को एड्रेस कर रहा है, बात कर रहा है किसी से. इस तरह से इसकी एब्रप्ट बिगनिंग है. कॉलोक्यलिज्म यानी कन्वर्सेशनल लैंग्वेज है, ऐसा लग रहा है कि किसी से बात कर रहा है, फेस टू फेस कन्वर्सेशन चल रहा है. देन कंसीट. कंसीट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री का. कंसीट का मतलब होता है फार फेस्ट इमेजरी. एक ऐसी इमेजरी के बारे में तो हम सब जानते हैं, जैसे कि इमेजेस जो भी यूज करते हैं, सिमली, मेटाफर, ये सारी इमेजरी है. जैसे ही इज लाइक स्टोन. स्टोन का मतलब हार्ड हार्टेड वी कैन से, है ना. शी इज लाइक ए रोज, बहुत ही ब्यूटीफुल है, टेंडर है ना. द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, ये मेटाफर हो गया. ये सारी चीज़ें मैं आपको रिटर्न नोट्स में भेज चुकी हूँ कि ये सारी फिगर ऑफ स्पीच क्या होती हैं. तो इमेजरी का मतलब होता है सिमली और मेटाफर. लेकिन मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री में जो सिमली और मेटाफर्स यूज किए जाते हैं, जो इमेजरी यूज की जाती है, वो बहुत ही फार फेस्ट होती है. फार फेस्ट जिसके बारे में आप कल्पना ही नहीं कर सकते, ऐसी इमेजरी वो ले आता है. किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ से कंपेयर, जिसका दूर दूर तक कोई सिमिलैरिटी नहीं दिख रही है, बट स्टिल ही poses the similarity between the two things. That is the conceit. Far-fetched imagery, which is often drawn from unfamiliar sources. ठीक है. The next quality of this poetry is wit or intellectuality. As I told you that they are the intellectuals. They were very witty. उनको बहुत नॉलेज थी. चाहे वो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की बात करें, एस्ट्रोनॉमिकल की बात करें. जब आप जॉन डन की पोइट्री को पढ़ेंगे, अभी बीए पार्ट फर्स्ट में तो आपके केवल 2 ही पोएम्स उसकी प्रेस्क्राइब्ड हैं, लेकिन आगे जिन भी पोएम्स को आप पढ़ेंगे जॉन डन की, तो आप देखेंगे कि उनमें इतना विट है, इतना नॉलेज है, दैट यू फील कि एक लिटरेचर का बंदा, एक पोइट, उसको इतनी ज्योग्राफिकल नॉलेज कैसे हो गई, उसको इतनी एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज कैसे हो गई. ऑल दीज थिंग्स आर देयर. सो दे वर द वाइडली रेड पीपल वी कैन से. उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की थी. देन ऑब्सक्योरिटी. अब इसकी पोएम्स को पढ़ना बहुत इजी नहीं है, ऑब्सक्योर है, समझने में थोड़ा सा समय लगता है कि ये कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे, दोनों के बीच में ऐसी सिमिलरिटी कैसे हो सकती है. कंसीट के कारण ये ऑब्सक्योरिटी आती है उसकी पोएम्स में. ओरिजिनलिटी है. वर्ड्स जो यूज करते हैं वो बहुत ओरिजिनल हैं. इनकी इमेजेज ओरिजिनल हैं, ऐसी इमेजेज जो किसी ने और ने यूज ना की हों, ऐसी इमेजेज हैं. द नेक्स्ट क्वालिटी इज हाइपरबली. हाइपरबली मीन्स, जैसे आपने एग्जेजरेशन के बारे में सुना होगा, बड़ा चढ़ा करके किसी की तारीफ करना, बड़ा चढ़ा करके किसी चीज़ के बारे में बोलना, वही हाइपरबली भी है. मतलब एग्जेजरेशन है, हाइपरबली है, बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा करके राइटर बात करता है फैक्टर्स के बारे में. सो लेट अस नाउ कम टू द पोएम दैट वी नॉट प्राउड. यदि आप मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री के बारे में कुछ और भी समझना चाहते हैं, तो आई विल डू वन थिंग कि मैं एक रिटर्न नोट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भेज दूंगी.
so that you can understand what is metaphysical school of poetry। क्योंकि जॉन डन की जब भी बात होती है तो यदि आपके जैसे क्वेश्चंस भी जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में तो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री के बारे में जरूर पूछे जाते हैं। सो आई विल सेंड अ हैंड आउट फॉर दैट, राइट। So now let us come to the poem. Death be not proud, though some have called thee mighty and dreadful, for thou art not so. For those whom thou thinkest thou dost overthrow, die not, poor death, nor yet canst thou kill me. अब यहाँ पे जैसा कि आप बिगिनिंग लाइन में देखते हैं, स्टार्टिंग लाइन में देखते हैं, डेथ बी नॉट प्राउड, अचानक से एब्रप्ट बिगिनिंग है ना, और ऐसा लग रहा है कि वो डेथ से फेस टू फेस बात कर रहा है। डेथ बी नॉट प्राउड, तुम्हें ज्यादा घमंड करने की जरूरत नहीं है। ही चैलेंजिंग डेथ, अनकन्वेंशनलिटी भी होती है इनकी पोएम्स में। डेथ को हमारे यहाँ तो बहुत रेवरेंट मानते हैं, इंडियन कल्चर की बात करें यमदूत है ना, उनको एक देवता के रूप में मानते हैं। सो दैट इज देयर, लेकिन यहाँ अनकन्वेंशनलिटी है इसकी पोएम्स में, एब्रप्ट बिगिनिंग है, कॉलोकियलिज्म है। अब यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन भी है, यहाँ डेथ को पर्सोनिफाई किया है राइटर ने। डेथ बी नॉट प्राउड, ही इज सेइंग दैट यू आर नॉट सपोज टू बी वेरी मच प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट यू टेक द लाइफ ऑफ सो मेनी पीपल। डेथ बी नॉट प्राउड, तुम्हें ज्यादा घमंड करने की जरूरत नहीं है। दो सम हैव कॉल्ड दी माइटी एंड ड्रेडफुल, देयर आर सर्टेन पीपल, दी हियर रेफर्स टू यू। तुम्हें किसी ने कहा होगा कि तुम बहुत ही माइटी हो, माइटी मीन्स ताकतवर, पावरफुल, and dreadful means fearful, which fills the heart of the people with fear, frightening हो, तुमसे लोग डरते हैं और तुम बहुत ताकतवर हो, ऐसा तुम्हें किसी ने कह दिया है, इसीलिए तुम्हें घमंड हो गया है। लेकिन घमंड करने की जरूरत नहीं है, for thou art not so, क्योंकि ना तो तुम माइटी हो, ना तो तुम पावरफुल हो, और ना ही तुम ड्रेडफुल हो, फ्राइटफुल हो, फियरफुल हो। For those whom thou thinkest thou dost ओवरथ्रो, डस्ट यहाँ पे डच के सेंस में आया है। मैंने जैसा कि बताया था इनकी जो लैंग्वेज है थोड़ी सी ऑब्सक्योर है और ये आर्केक एक्सप्रेशंस यूज करते हैं, दाऊ, दी, डस्ट, ये सारे आर्केक एक्सप्रेशंस है। दी का मतलब यू, दाऊ मीन्स योर, यू के सेंस में ही आया दाऊ, दाऊ डस्ट ओवरफ्लो, राइट, डस्ट डच के सेंस में आया है। फॉर दोज हुम दाऊ थिंकेस्ट दाऊ डस्ट ओवरफ्लो, ओवरथ्रो का मतलब डिफीट, तुम्हें लगता है कि जिन लोगों को तुम डिफीट कर देती हो, यानी जो लोग मर जाते हैं। फॉर दोज हुम दाउ थिंकेस्ट दाउ डस्ट ओवरथ्रो, जिन लोगों के बारे में तुम सोचती हो कि उनको तुमने हरा दिया है। डाई नॉट पुअर डेथ नॉर येट कांस्ट दाउ किल मी, डाई नॉट पुअर डेथ, दोज हुम डेथ हैज किल्ड आर नॉट रियली डेड एंड डेथ कैन नॉट रियली किल द पीपल ईदर। So also he feels that you cannot kill me as well. So here he is addressing the death as poor death. Poor death, helpless. तुम भी उसी तरह helpless हो जिस तरह से वो लोग हैं जिनको तुम समझती हो कि तुमने मार दिया है। So he is saying death is not mighty and dreadful as the people think that you are. You cannot kill the people. They are not dying due to the fear of yours. You cannot bring my death even. So this is the paraphrase of this poem and these lines. So let us come to the next lines. From rest and sleep, which but thy pictures be, much pleasure then from thee much more must flow, and soonest our best men with thee do go, rest of their bones and souls delivery. Thee again you के सेंस में आया है, योर के सेंस में आया है। फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप, रेस्ट में जब व्यक्ति सो रहा होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है डेथ में और स्लीप में। स्लीप जो होती है वो आपकी एवरलास्टिंग नहीं होती, लेकिन डेथ कैसी होती है, एवरलास्टिंग होती है। स्लीप में भी आप रेस्ट करते हो और डेथ में भी रेस्ट करते हो, लेकिन डेथ की रेस्ट कैसी होती है, एवरलास्टिंग होती है, वो कभी खत्म होने वाली नहीं होती। लेकिन स्लीप में आप क्या करते हो, थोड़े समय के लिए सोते हो, उसके बाद आप जैसे ही आपकी बॉडी एनर्जाइज हो जाती है, आप अपने आप ही जग जाते हो, ऑटोमेटिकली वर्क करना स्टार्ट कर देते हो। फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप विच बट दाई पिक्चर्स बी, रेस्ट हो सकता है लोग कहते हो कि तुम रेस्ट देती हो और एक तुम एवरलास्टिंग स्लीप देने वाली हो, ये तुम्हारी पिक्चर्स हैं।
यानी डेथ से पहले स्लीप और रेस्ट दोनों ही एसोसिएटेड हैं डेथ से। मच प्लेजर देन फ्रॉम दी मच मोर मस्ट फ्लो। तो लोगों को तो स्लीप में भी आनंद आता है, रेस्ट में भी आनंद आता है, तो फिर इसमें तुमसे डरने वाली क्या बात है। मच प्लेजर, ये तो बहुत आनंद देने वाली है, क्योंकि कहते हैं ना चिर निद्रा में सो गए, तो चिर निद्रा में सोना बिकॉज वी हैव लॉस्ट ऑल द फैमिलियल थिंग्स वी आर डूइंग, ऑल द रेस्पॉन्सिबिलिटीज वी आर गेटिंग रिड ऑफ आफ्टर द डेथ, तो ये तो बहुत प्लेजर देने वाली होगी। देन फ्रॉम दी मच मोर मस्ट फ्लो। And soonest or best men with thee do go, rest of their bones and souls delivery. And soonest our best men with thee do go, our best men, the best human beings, श्रेष्ठ लोग जो कि मृत्यु को वेलकम करते हैं, जो कि मृत्यु से डरते नहीं है, उनके लिए कह रहा है। With thee do go, they will die, because the people who are going with death, they cannot continue to live, right? जो लोग मृत्यु के साथ चले जाते हैं, मतलब मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, वो जीवित नहीं रह सकते। रेस्ट ऑफ देयर बोन्स एंड सोल्स डिलीवरी। रेस्ट ऑफ देयर बोन्स, व्हेन दे आर मीटिंग डेथ, दे आर फाइंडिंग अल्टीमेट रेस्ट फॉर देयर बॉडीज। उनकी जो शरीर है पूर्ण रूप से विश्राम करता है, चिर निद्रा में वो खो जाते हैं। सोल्स डिलीवरी, डिलीवरी क्यों कहा गया है, क्योंकि हम कहते हैं, ट्रांसमाइग्रेशन थियरी है हमारे यहाँ सोल को लेकर के, कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो सोल क्या करती है, माइग्रेट करती है, आपकी शरीर से निकल के कहीं और चली जाती है। तो इससे तो मृत्यु से क्या होता है, सोल की डिलीवरी होती है। सोल इज फ्रीड ऑफ द बॉडी, सो दिस इज गुड, दिस इज समथिंग विच विल गिव प्लेजर टू द पीपल। तो क्यों डरे तुमसे, अच्छा है। एक तो हम रेस्पॉन्सिबिलिटीज से मुक्त हो जाएंगे, दूसरा हमारी सोल जो है वो हमारी बॉडी से फ्री हो जाएगी, वो दूसरी बॉडी को सर्च करेगी। सो दैट इज देयर। नेक्स्ट लाइन्स, दाउ आर्ट स्लेव टू फेट, चांस, किंग्स एंड डेस्परेट मैन, एंड डस्ट विथ पॉइजन, वॉर एंड सिकनेस dwell, and poppy or charms can make us sleep as well, and better than thy stroke, why swellest thou then? अब यहाँ पे फिर चैलेंज कर रहा है। Thou art, art here refers to are, thou you are slave to fate। तुम किस किस की स्लेव हो, फेट की। यदि भाग्य में मरना नहीं लिखा है तो तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मनुष्य जो है वो मरेगा ही नहीं। चांस, लक की बात है, किसी का एक्सीडेंट हुआ, कोई जीवित हो गया, कोई मर गया। किंग्स एंड डेस्परेट मैन, कई बार आपने देखा होगा कि किंग्स क्या करते हैं, आदेश दे देते हैं इसको मार डालो, तो किंग्स भी आदेश दे सकते हैं जैसे तुम आदेश दे रही हो। डेस्परेट मैन, कभी कभी निराशा वाला व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो कि रूथलेस है, जो कि दूसरों को मारने की कोशिश करता है, जैसे आपने बुचर्स जो होते हैं, डेस्परेट मैन भी लोगों को मार देते हैं। एंड डस्ट विथ पॉइजन, वॉर एंड सिकनेस dwell, और इसके साथ ही मृत्यु किसके साथ और भी आ सकती है, आप पॉइजन खा लो आपको तुरंत मृत्यु आ जाएगी, वॉर युद्ध में लड़ने चले जाओ आपको मृत्यु आ जाएगी, एंड सिकनेस, और कई बार कोई व्यक्ति इल होता है, बीमार होता है, सिक होता है, तो उसके साथ भी उसकी मृत्यु आ जाती है। तो तुम्हारे अंदर ऐसा नया क्या है, यदि भाग्य में नहीं लिखा होगा तो तुम किसी को मार ही नहीं सकती। चांस की बात है कि तुम मारने की कोशिश करो, लेकिन बचाने वाला उससे भी बड़ा हो सकता है। किंग्स भी कई बार लोगों को मारने का आदेश देते हैं, या बहुत सारे लोगों को युद्ध में मारते भी हैं। डेस्परेट मैन, जो व्यक्ति क्रूएल होते हैं या डेस्परेट, पूरे फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, वो भी लोगों को मारते हैं। और इसके साथ ही पॉइजन के साथ या वॉर के साथ या सिकनेस के साथ भी मृत्यु रहती है। एंड पॉपी और चार्म्स कैन मेक अस स्लीप एज वेल, एंड बेटर देन दाई स्ट्रोक। और पॉपी अफीम का पौधा जो है, यदि आप उसके बीज पॉपी सीड्स को यूज करो, और चार्म्स, कभी कभी आपने देखा होगा कि मतलब चार्म्स का मतलब है सुपरनेचुरल पावर्स, मैजिकल पावर्स, है ना। तो मैजिक चार्म के थ्रू भी आप सो सकते हो, पॉपी सीड्स का आप उपयोग करोगे तो भी सो सकते हो। एंड बेटर देन दाई स्ट्रोक, तुम्हारे आने से तो किसी को धक्का लगेगा, अचानक से मृत्यु आ गई, लोग रोएंगे, लेकिन इन सब के साथ तो आप आराम से बहुत चैन की नींद सो सकते हो, बहुत लंबे समय के लिए सो सकते हो। वाई स्वेलेस्ट दाऊ देन, स्वेलेस्ट, स्वेल का मतलब होता है फूलना, फिर तुम घमंड के कारण क्यों फूली जा रही हो। दाऊ, यू, फिर तुम्हें किस चीज का घमंड है,
कि केवल तुम ही ऐसी हो जो लोगों को मृत्यु प्राप्त करवा सकती हो, या लोग तुमसे डरते हैं, या तुम बहुत पावरफुल हो, तुमसे बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग हैं। One short sleep past, we wake eternally, and death shall be no more. Death thou shalt die. One short sleep past. Here, Dunn is referring to Christian belief that there will be a day of judgment, doomsday जिसे हम कहते हैं। तो उस दिन क्या होगा कि जो लोग, ऐसा कहा जाता है क्रिश्चियन माइथोलॉजी में, कि जो लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं वो अचानक से जीवित हो जाएंगे, और जो लोग जीवित हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, और गॉड फिर सबका हिसाब करेगा कि किसने क्या किया, किसने क्या गलत किया, किसने क्या अचीव किया। इसी तरह से हमारी इंडियन माइथोलॉजी की बात करें तो प्रलय आएगी और ये सारा संसार नष्ट हो जाएगा, ये वाला कंसेप्ट है ना। तो यहाँ राइटर क्या कह रहा है कि ऑन द डूम्सडे ऑल द डेड बॉडीज ऑफ मैन विल लीव देयर ग्रेव्स टू जॉइन देयर सोल्स. God will then judge them and decide to give each human being eternal happiness or eternal punishment. After this day of judgment, the death will cease to exist. There will be no more death or birth in this world. It will be eternal. तो मृत्यु का कंसेप्ट जो है वो खत्म ही हो जाएगा, पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी, फिर तुम किसको मृत्यु प्राप्त होगी, किसको मृत्यु दोगी? So this kind of thing is there. So if you talk about this poem is unconventional. डेथ को किस तरह से चैलेंज कर रहा है राइटर यहाँ। डेथ से सब लोग ओबियसली डरते हैं। यदि किसी को कहा जाए कि आज तुम्हारी मृत्यु आने वाली है, चाहे उसकी मृत्यु नहीं आने वाली हो, वो डर के कारण ही मर जाएगा, है ना। सो दैट काइंड ऑफ थिंग इज देयर। तो यहाँ राइटर ने बहुत ही अनकन्वेंशनल वे में डेथ को चैलेंज किया है। इसकी एब्रप्ट बिगिनिंग है, कॉलोकियल लैंग्वेज है, ऐसा लग रहा है कि वो डेथ को चैलेंज करते हुए उससे बात कर रहा है ना। और उसने डेथ को कहा है कि डेथ तुम पावरफुल नहीं हो, तुमसे ज़्यादा पावरफुल तो फेट है, चांस है, किंग है, डेस्परेट मैन है, पॉइजन भी है, वॉर भी है और सिकनेस भी है। इनके साथ तो तुम हमेशा रहने वाली हो। पॉपी और चार्म्स उससे भी ज़्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि पॉपी खा लो या पॉपी सीड्स खा ली आपने, या फिर किसी के मैजिकल स्पेल में आ गए तो आप सो तो जाओगे बहुत लंबे समय के लिए, लेकिन फिर क्या होगा, फिर वापस से जग जाओगे। सो दैट काइंड ऑफ थिंग इज देयर। थैंक यू ऑल. This poem is complete, and if you have any queries regarding this poem, you can talk to me, right? Okay, thank you.